जो है वो है आपकी मसूर, जिसको हम लेंटिल भी बोलते हैं। जो मसूर है उसकी जानकारी हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रदान करेंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। बात करते हैं हम लोग, जो मसूर है वो मसूर जो उत्पादन में, इसमें भारत का इसका दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश जो है वो पूरे भारतवर्ष में मसूर मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दलहनी फसलों में मसूर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसे लाल दाल के नाम से भी हम जाना जाता है। और ये खास करके जो मसूर मध्य प्रदेश में विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर, सतना, पन्ना, रीवा, नरसिंहपुर, सीहोर एवं सबसे ज्यादा जो है वो अशोकनगर जिले में इसकी खेती की जाती है। मसूर की खेती अशोकनगर में रबी मौसम में जो है 0.28 लाख हेक्टेयर में की जाती है। उसका उत्पादन जो है वो 0.1 लाख टन प्रति हेक्टेयर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 6.2 लाख है और उत्पादन 2.3 लाख टन है। मसूर की जो औसत उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो इसकी है वो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़, जो गुणवत्ता उत्पादन के अंतर्गत हम गिन सकते हैं। बात आती है इसमें निम्न जानकारी के रूप में, जो मसूर खास करके जो है इसको बहुत ही अच्छी निकास वाली भूमि उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी में भी मसूर की खेती बहुतायत रूप से की जा सकती है। पीएच जो मान है मसूर का वो 5.5 से 7.5 का जो पीएच है। इसके लिए जो किस्में हैं वो JL3 है, 1 है, IPL 81, पंत L 209, 4594, वीर मसूर 4, मल्लिका इत्यादि अच्छी प्रजातियां हैं। जो फसल अवधि है मसूर की वो 4 महीने की फसल है। छोटे दानों की जो बीज दर है वो 15 से 20 और बड़े दानों की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ है। अगर हम इसकी देर से बोनी करते हैं तो बीज दर को थोड़ा सा बढ़ा करके हम इसकी बोनी कर सकते हैं। मसूर में जो है जलवायु और तापमान जो है वो ठंडी और शुष्क जलवायु की चाहिए। इसके लिए अंकुरण के समय इसका तापमान 20 डिग्री होना चाहिए और पौध वृद्धि के इसके लिए तापमान इसका 15 से 20 और इसकी जो आर्द्रता होती है 50 से 60 डिग्री की 60% की आर्द्रता होनी चाहिए। और जो तापमान है वो 15 से 20 डिग्री और आर्द्रता 50 से 60%। बात आती है बुआई का समय। मसूर का बिल्कुल जो बुआई है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ना तो ये खरीफ की फसल है ना ये जायद की फसल है, ये रबी की फसल है, शुद्ध रूप से रबी की फसल है। इसके लिए इसकी जो बुआई है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं। देर से बोनी करेंगे तो उत्पादन में बहुत फर्क पड़ेगा। देर से अगर हम बोनी करते हैं तो बीज दर भी बढ़ा करके करना पड़ेगा। बीज उपचार जो है सबसे महत्वपूर्ण मसूर में अगर कोई चीज है तो बीजोपचार है और मिट्टी का उपचार है। ये दोनों उपचार मसूर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीजोपचार मसूर का खास करके कार्बोक्सिन और थायरम का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है उसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में लेकर के उपचारित करें। सबसे पहले बीज को त्रिपाल के ऊपर बिछा लें, उसके ऊपर हम जो कार्बोक्सिन और थायरम है उसके जो मिला जुला जो टेक्निकल है उसको उसके ऊपर भुरक दें और हल्का सा पानी मार के उसको मिला देंगे तो जो बीज है उसके ऊपर दवा अच्छी तरह से चिपक जाएगी। थोड़ी देर उसको सुखा लें, उसके बाद उसकी बोनी करें। थायोफिनेट मिथाइल और पायराक्लोस्ट्रोबिन से भी हम अच्छी तरह से इसका उपचारण कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें FIR करना है क्योंकि दलहन है इसलिए FIR करना बहुत जरूरी है। जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम कल्चर करना है। R मीन्स राइजोबियम जेपोनिकम। दूसरी चीज आती है हम इसके अंदर में करते हैं I मतलब इंसेक्टिसाइड। तो कैसे उपचारित करेंगे? थायोमेथेक्सेम से। और फंजीसाइड जो होता है उसके लिए हम थायोफिनेट मिथाइल, पायराक्लोस्ट्रोबिन या कार्बोक्सिन और थायरम का कॉम्बिनेशन। अगर हम जैविक उपचारण करने हैं तो हम इसको ट्राइकोडर्मा से भी इसको उपचारित करना है, अनिवार्य होता है। अब अगर हम उत्पादन करना है तो हमको इसकी गहरी जुताई करना है। जब खरीफ की फसल कट जाती है उसके बाद हमें इसे गहरी जुताई करके उसके बाद में उसकी अंतिम जुताई के पहले हमको इसका मिट्टी परीक्षण कराना जरूरी है। रोटावेटर करने से पहले हमेशा हम बताते हैं कि गोबर की खाद में जो 2 फफूंदनाशक है उनको मिला लें, माध्यम कल्चर मिला लें तो खाद अच्छी तरह बन जाएगी। अच्छी प्रजाति जो बताएगी उसका चुनाव करना है। जैविक और रासायनिक अनिवार्य रूप से जो है बीजोपचार दोनों से करते हैं, FIR करते हैं। पौधरोपण की ऊंचाई आजकल इसमें भी जो है मसूर में भी जो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से खेती होने लग गई है। पानी का प्रबंधन, फव्वारा सिंचाई, जो छोटा फव्वारा है वो हम लगाएं, टपक सिंचाई भी लगाएं, लेकिन फव्वारा सिंचाई इसमें काफी कारगर है। उसके बाद में जल विलय खादों का अगर हम टपक सिंचाई कर रहे हैं तो उससे भी करें।
अगर हम मिनी स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो जल विलय खादों का हम परनी छिड़काव भी इसके ऊपर कर सकते हैं, जो आगे इसके बारे में बात करेंगे। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का फसल पर 75% उपयोग करें। समन्वित कीट आदि प्रबंधन अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं और आर्थिक क्षमता से फसल को हमेशा ऊपर रखें। बात आती है पौधरोपण विधि। 45 सेंटीमीटर कतार से कतार, स्तंभों से स्तंभों की दूरी, पौधों से पौधों की दूरी 5 से 8। अगर हम ड्रिपर लगा रहे हैं तो 30 से 40 सेंटीमीटर, गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर। हम इसमें स्प्रिंकलर सिंचाई भी लगा सकते हैं और ड्रिप सिंचाई भी लगा सकते हैं। ड्रिप लाइन में 16 मिलीमीटर 2.4 एलपीएच और 30 से 40 सेंटीमीटर। आजकल ड्रिप से भी मसूर की खेती अच्छी तरह होने लग गई है। अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में, ये हम कितनी देर हमको पानी देना है पहले हम निकाल लेते हैं कितना पानी लगेगा, और जितने भी इसमें ड्रिपर लगे हुए हैं उसको हम भाग दे देते हैं कि कितना पानी लगता है। तो 50 मिनट पानी, नवंबर में 1.5 घंटा, दिसंबर में 1 घंटा और जनवरी में 1 घंटे का पानी दें। बात आती है खरपतवार प्रबंधन की। ज्यादातर कोशिश रहे कि परंपरागत पद्धति अपनाएं, यांत्रिक विधि अपनाएं। रासायनिक विधि हमको बाद में जरूरत पड़ने पर हमें अपनाना है, जैसे हमने पेंडेमिथालिन, फ्लूक्लोरेलिन, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं। कीट एवं व्याधि प्रबंधन में स्पाइनी पॉड बोरर, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनी पॉड बोरर है इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप लगाएं कम से कम 5 1 एकड़ में। और जो रासायनिक दवाइयां दी गई है क्लोरेंट्रिप्रोल, एवामेक्टिन बेंजोएट, फ्लुबेंडामाइड और प्रोफेनोफास, इसके अलावा हम जैविक कीटनाशकों का भी इसके ऊपर उपयोग कर सकते हैं। माहू सबसे ज्यादा लगता है मसूर के अंदर, इसके लिए हमको नीम तेल का उपयोग इसमें हर 15-15 दिन में नीम तेल का छिड़काव करते रहना है। खास करके जब मसूर फूल की अवस्था में होती है उस समय नीम तेल 350 ppm से लगा करके 10,000 ppm तक दे सकते हैं। इमीडियाक्लोपिड है, थायोमेथाक्साम है, एसिटिमाप्रिड, ये लक्षण दिखते ही इसका छिड़काव करें। अगर हमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो मसूर में भी वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कटवर्म जो होता है, जो कटवा इल्ली आती है, वो खास करके जमीन के अंदर होती है और ये शाम को 6 से 7 बजे बाद ये कटवा इल्ली आकर के पूरे पौधों को काट काट के फेंक देती है। इसके लिए कार्बोसल्फान, क्लोथिनोडीन, क्लोरेंट्रिप्रोल, क्लोरोपाइरीफास का जो डस्टिंग इसके ऊपर करेंगे तो काफी अच्छा होगा। जैसे क्लोरोपाइरीफास है, फेनोल्फ्रेट है, इनकी जो डस्टिंग है अगर हम करेंगे तो कटवा इल्ली के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा फेरोमोन ट्रैप भी हम लगाएंगे और दूसरा लाइट ट्रैप लगाएंगे, तो इससे भी हम कटवा इल्ली के तितली को, जो तितलियां हैं उससे हम अंडों को नष्ट कर सकते हैं। बात आती है हमारी रोग जो होता है, उगटा रोग या उगरा रोग जो होता है, वो सबसे ज्यादा मसूर की बीमारी है, जो कि बाद में इसका कोई उपचार नहीं है। इसीलिए इसे शुरुआत में ही हम अगर इसका उपचारण कर लेते हैं, जैसे बीजोपचार मैंने आपको बताया, बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। फसल चक्र अपनाना चाहिए 2 साल तक। एक ही खेत में मसूर अगर हमने 2 साल लिए तो खेत बदल दें, फसल चक्र। दूसरी बात बीजोपचार। तीसरा मिट्टी का उपचार, मिट्टी का भी हमने उपचार कर ही दिया है, बीज का उपचार भी करना है। दूसरा जो दवाइयां दी गई हैं इनको जैसे ही लक्षण दिखे ऐसे ही फॉस्फेटाइल की ड्रिंचिंग करें। ट्राइकोडर्मा विरिडिस और सुडोमोनास जो उसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आजकल टपक सिंचाई से भी इसको हम दे सकते हैं। ड्राई रूट रॉट जो होता है, जो सूखा रूट रॉट होता है, जो बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस के अंदर आता है, उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, फोस्फेटाइल, ट्राइकोडर्मा विरिडी, थायोफेनेट मिथाइल, इनका लक्षण दिखते ही इन दवाइयों का हमके ऊपर छिड़काव या ड्रेंचिंग करना चाहिए। कॉलर रॉट जो होती है, ये इसके लिए मैंने आपको बताया, कॉलर रॉट की जो बीमारी है ये शुरुआत में आती है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, फोस्फेटाइल है, ट्राइकोडर्मा है, थायोफेनेट मिथाइल है और बीज उपचार है। ये करेंगे तो कॉलर रॉट की बीमारी कम से कम होगी। एस्कोकाइटा ब्लाइट भी आती है इसके अंदर, इसके लिए क्लोरोथायनिल, मैनकोजेब, फ्लावराक्लोराइड और बैक्टीरियनाशी, ये जो है ये विषाणु रोग है, इसके लिए इनका नियंत्रण करना हमारी, क्योंकि इसके लक्षण सभी में दिखेंगे आपको, इस पे भी दिखेंगे, पौड़ पे भी दिखेंगे, पत्ती पे भी दिखेंगे, हर जगह इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। बात आती है बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड की, ये फलियों के ऊपर एक ग्रे मोल्ड आता है, इसके लिए हेक्साकोनाजोल है, क्लोरोथायनिल है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, बैक्टीरियनाशी है, इनका स्प्रे करें। अल्टरनेरिया ब्लाइट जो आता है, जो धब्बा और रोग होता है, ये इसके लिए अल्टरनेरिया जो फंगल डिजीज है, इसके लिए हेक्साकोनाजोल, क्लोरोथायनिल, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और बैक्टीरियनाशी का लक्षण दिखते ही छिड़काव करें। अब आती है हमारी पोषण प्रबंधन। जितना भी ड्रिप से पानी का प्रबंधन जरूरी, उतने ही जरूरी हमारा पोषण प्रबंधन है। जो आधार खाद है वो हम क्या करते हैं, बोनी से पहले हम ये जो आधार खाद है इसमें दे देते हैं। जब हम उसको बुआई करते हैं उसमें हमने जैविक खाद जो हमने शुरू में डाल दी है, उसके बाद सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, सूक्ष्म तत्व, जिंक सल्फेट, बोरेक्स,
और इसके साथ हमको माइक्रोराइजा भी इसके साथ में देना है। और ये खाद हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। नीम खली जो है वो 200 किलो अनिवार्य रूप से इस खाद में मिला करके हमको डालना चाहिए। बात आती है ड्रिप फर्टिगेशन की। अगर हमको फर्टिगेशन करना है तो ड्रिप सिंचाई लगाएंगे तो फर्टिगेशन करना है। जैसे 1261 है, इसमें पोटेशियम फास्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें 17.5% सल्फर होता है और अपने जो मसूर है उसके लिए हमको सल्फर की आवश्यकता होती है जो कि उसमें प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। बात आती है हमारी, कुछ हमने निर्देश हमेशा आपको देते हैं गाइडलाइन के लिए है जो फर्टिगेशन चार्ट, मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम इसका आंकलन करके देते हैं। ये कौन कौन सी खाद को एक साथ मिला सकते हैं, किसको नहीं मिला सकते टैंक में, इसका ध्यान रखना है। पर्णी छिड़काव मैंने आपको भी बताया था। वृद्धि अवस्था जब तक मसूर की जब तक फूल नहीं आते तब तक इसमें 19-19-19 का, वनस्पतिक अवस्था तक 13-40-13 का, जब फूल आ जाते हैं तो उस समय हम पोटेशियम फास्फेट का भी छिड़काव कर सकते हैं। जब उसमें जो फलियां जब शुरू हो जाती है मसूर की, उस समय हम उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान का भी हम पर्णी छिड़काव कर सकते हैं। घुलनशील गंधक का छिड़काव कर सकते हैं। जब पाला पड़ने की संभावना हो जाती है उस समय खेत के आसपास छोटे छोटे कचरों के ढेर जला दें, जो सिंचाई चला दें। स्प्रिंकलर अगर हमारे पास में है तो बहुत मदद करता है आर्द्रता को बढ़ाने में। और हम घुलनशील सल्फर का जो है स्प्रे करेंगे तो उससे जो है उसकी सारी जैविक क्रियाएं शुरू होती है, क्योंकि मसूर पाले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। बात आती है हमारी उन्नत सिंचाई और परंपरागत सिंचाई में अंतर। अब हमारे जितने किसान भाई हैं पहले मिलवा पद्धति से मसूर लगाते थे, फिर गरड़ नाली से लगाने लग गए। अब ऊंची उड़ी क्यारी पद्धति से मसूर की खेती होने लगी कि मसूर भी एक व्यावसायिक दलहन फसल है जिसके मंडी भाव अच्छे मिलते हैं। पानी की बचत है, खाद की बचत हम कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं, खरपतवार रोगों की कमी भी आ जाती है, इससे बेहतर गुणवत्ता और उपज मिलती है और श्रम की लागत भी कम से कम होती है। हम बात करते हैं कि इसका जो उत्पादन है परंपरागत खेती से 6 से 8 क्विंटल और उन्नत खेती से 12 से 16 क्विंटल इसका उत्पादन आता है। अगर हम आर्थिक समीक्षा करते हैं तो इसमें उन्नत खेती से जो 20,000 रुपए का खर्चा है, 10% जोड़ देंगे तो 22,000 रुपए। अगर हम इसे परंपरागत खेती में कहेंगे तो मात्र 11,880 रुपए आता है। परंपरागत खेती से अगर हम इसकी आय का आंकलन हमने किया है, इसके अंतर्गत 26,620 रुपए इसकी शुद्ध आय आती है। शुद्ध आय कैसे निकालते हैं, जो जिस भाव में हमने उसको बेचा उसमें से जो हमारे खर्चे हैं उसको घटा देंगे तो शुद्ध आय हमारे सामने हमने इसका ब्यौरा किया है। बात करते हैं हम इसकी उन्नत खेती की, तो इसमें मसूर जो हमने बेचा वो 77,000 रुपए में बेचा, 22,000 रुपए हमारा खर्चा हुआ, तो हमारे जो हाथ में जो पैसा आया सब खर्चे घटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो शुद्ध आय वो 55,000 रुपए है। तो मेरा कहना यह है कि जो मसूर की फसल है, जो हमारे किसान भाई मसूर की फसल लगाते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वे इसमें भी तकनीक अपनाना शुरू करें। पानी के प्रबंधन के लिए टपक या मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई लगाएं और कीट एवं व्याधि प्रबंधन अपनाएं, जैविक पद्धति को ज्यादा अपनाएं और अपनी फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रखकर अधिक से अधिक आय अर्जित करें। इसके बाद आती हमारी मसूर की फसल में अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी इसको फलबाग के बीच में लगाया जा सकता है। जैसे नींबू वर्गीय है, आम है, इसके बीच में इसको ले सकते हैं, उसमें अपनी आय को किसान दुगनी कर सकता है। हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंतर्गत हमारा जो ये फार्म सिग्मा मोबाइल ऐप है, इसको किसान ज्यादा से ज्यादा हमारे वेंडर जो हैं, जिनसे जो किसान जुड़े हैं, इसको डाउनलोड करें। इससे उनको सारी फसलों की जानकारी मिल जाएगी, मंडी भाव के अपडेट्स मिल जाएंगे, मौसम कैसा होने वाला फोरकास्टिंग जो है वो हम करते रहते हैं। इससे आपको जो है अपनी फसल के ऊपर क्या प्लानिंग करना है। जैसे मौसम कस गया, माहू का प्रकोप बहुत आता है, तो हम उसके पहले उसमें क्या करेंगे, जब हमको पता है कि माहू का प्रकोप आने वाला, उसके पहले हम नीम तेल का स्प्रे उसके ऊपर पहले से कर देते हैं। उसके बाद अब लक्षण दिखेंगे थोड़े थोड़े, तो हमने अगर दवाई करेंगे तो उसका आपको अच्छा असर मिलेगा और कम से कम दवाई भी आपको लगेगी। तो इनके साथ ही मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।